नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम अपना 5वां चैप्टर समाधान श्रेणी पढ़ रहे थे। उसकी पहली प्रश्नावली 5.1 हमने समाप्त कर दी थी, क्योंकि सारे सवाल तथा एग्जाम्पल हमने हल कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो एक्सरसाइज अपने 5.2 है उसके आगे वाले जो अपने एग्जाम्पल हैं उनको हल करेंगे और उसकी सहायता से समझेंगे कि हम किस प्रकार से प्रश्नावली 5.2 को हल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 5.2 का बेसिक तथा उसके एग्जाम्पल सीखेंगे। देखना, हमारे पास उदाहरण 3 है। उससे पहले हम किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हमें सीखना है। कोई भी अपने पास एपी है, एपी है, उस एपी का हमें nवां पद लिखना है। कौन सा पद? nवां पद। कोई भी अपने पास समांतर श्रेणी होगी तो उसका हम nवां पद कैसे लिखेंगे, देखना। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं an का। कौन सा फॉर्मूला? an का। और उसको हम लिखते हैं a प्लस n-1d। a प्लस n-1d। जैसे अपने पास कोई समांतर श्रेणी है, उसका पद लिखा हुआ है a1, a2, a3, a4 और ये श्रेणी आगे की ओर चल रही है। कहाँ पर खत्म हो रही है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से अगर हमें a की वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू लिखनी है a की, तो वो कहाँ से लिखेंगे? जो इसका प्रथम पद है वो प्रथम पद है वो, और उसी को क्या बोलते हैं हम? a। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। श्रेणी की जो सबसे स्टार्ट वाली संख्या होगी वो a की जगह आ जाएगी। फिर हमें d की वैल्यू क्या लिखनी है? d की वैल्यू, तो अगर समांतर श्रेणी है तो सब जगह सारवंत तो बराबर ही होगा। कोई भी दो क्रमागत पद ले सकते हैं। हम पहला और दूसरा ले रहे हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं कि दूसरे के अंदर से पहला वाला पद घटा रहे हैं, तो वहां से अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये d की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। ये d की वैल्यू यहाँ पर आ गई और ये a की वैल्यू यहाँ पर आ गई। a की वैल्यू लिख दी हमने, d की वैल्यू लिख दी। अब जो पद निकालना है हमें उससे एक कम करना है। जो पद हमें निकालना है उससे एक कम करना है। मतलब जैसे हमें 10वां पद निकालना है तो यहाँ पर तो n की जगह कितना आ जाएगा? 10। n की जगह कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पर हमें n-1 की वैल्यू लिखनी है, मतलब 10 से एक कम करके लिखना है। 10 से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। अगर यहाँ पर हमें 16वां पद लिखना है तो यहाँ पर n की जगह कितना लिखेंगे? 16। तो यहाँ पर n-1 कितना हो जाएगा? 15। वैसे अगर हमें यहाँ पर 100वां पद लिखना है तो n की जगह कितना लिखेंगे? 100। और यहाँ पर n-1 की जगह कितना लिख देंगे? 99। तो ध्यान रखना, यहाँ पर n की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी? n-1 की। तो जैसे हमें 20वां पद निकालना है, कौन सा पद? 20वां पद। तो क्या होगा? a की जगह तो प्रथम पद आ जाएगा। 20वां मतलब a20। 20वां पद मतलब n की जगह कितना लिखेंगे? 20। a20 आ गया। a की जगह प्रथम पद की वैल्यू आ जाएगी। फिर n-1 मतलब n की वैल्यू अगर 20 है तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 से एक कम कितनी हो जाएगी? 19। और पीछे क्या लिख देंगे? d। तो a20 बराबर कितना आ जाएगा? a प्लस 19d। इस प्रकार से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके लिए a की वैल्यू लिखी हुई है, d की वैल्यू लिखी हुई है, तो आप श्रेणी का कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। जो पद आपको निकालना है उससे एक कम करके क्या लिखना है? d, और आगे प्लस में क्या लिख देना है? a। बस, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे श्रेणी लिखी हुई है उसका 100वां पद का है तो हमें लिखना है a, फिर प्लस का निशान, 100 से एक कम 99 और पीछे क्या लिख देना है? b। फिर a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास 100वां पद आ जाएगा। 45वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे? a प्लस 44d। a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, d की जगह d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास 45वां पद आ जाएगा। इतना तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखना, अगर अपने पास a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू भी दी हुई है, n की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमें an निकालना है। क्या निकालना है? an।
ए की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू भी दी हुई है, डी की वैल्यू भी दी हुई है, तो ए एन की वैल्यू निकालनी है। तब ए एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन और डी इन सब की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और उसके बाद में उसको हल करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, ए एन का। देखना टोटल मिलाकर पद कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4। गणित का नियम होता है कि जब भी जो टोटल पद दिए जाते हैं उसके अंदर से अगर एक पद गायब है तो बाकी सबको आप कैलकुलेट कर लो, लास्ट वाला पद अपने आप आपके निकल जाएगा। यानी आपके पास 4 पद हैं, उसके अंदर से अगर आप 3 को कैलकुलेट कर सकते हो, 3 की वैल्यू आपको पता है और उसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप चौथे की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस चारों के अंदर से अगर कोई 3 आपको पता है तो चौथे का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ए एन का मान निकालना है तो ए दिया जाएगा, एन दिया जाएगा, डी दिया जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है, ए एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ए का मान निकालना है, ए एन की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, तो ए को केवल इधर रखो, बाकी सारे को भेज दो बराबर के उधर, उधर जाएगा तो ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, माइनस में। अब अगर आपके पास एन की वैल्यू निकालनी है तो आप ए को उधर भेजो और डी को भाग में भेज दो, एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर -1 को उधर भेजो, प्लस का हो जाएगा, पीछे केवल क्या बचेगा, एन। वैसे ही अगर आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो पहले ए को उधर भेज दो, फिर n-1 इधर गुणा में है डी के साथ, उसको उधर भेज के भाग के अंदर भेज दिया है, इधर केवल क्या बचेगा, डी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारे को डाल देना है दूसरी तरफ और उस सभी को पूरा का पूरा क्या कर देना है, कैलकुलेट। तो पीछे जो वैल्यू बची है वो अपने आप मान के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो 4 पद हैं, 4 के अंदर से 3 अगर हमको पता है तो चौथे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी दी गई है तो वहां से ए और डी की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, साथ में अगर एन की वैल्यू भी दी हुई है तो वहां से ए एन कैलकुलेट किया जा सकता है। समांतर श्रेणी दी गई है, ए का मान पता है, डी का मान दिया गया है, ए एन भी दिया है, तब वहां से हम एन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल करेंगे उसकी सहायता से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको केवल फॉर्मूला एक ही याद रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी के आधार पर अपने पूरी प्रश्नावली 5.2 हल होगी। तो आपको इस लेक्चर के एंड तक इसके साथ बने रहना है ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से प्रश्नावली 5.2 के सारे सवाल हल किए जाएंगे, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर सारे वो मेथड है जिसके द्वारा प्रश्नावली 5.2 के अपने सारे के सारे सवाल हल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 3, कहा गया एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी क्या है अपने पास, 2 7 12, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। मतलब यहां से अगर हम ए की वैल्यू लिखे, अगर यहां से हम A1 लिखे तो कितना आएगा 2, A2 लिखे तो कितना आएगा 7, A3 लिखे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहां से अगर प्रथम पद कहे, जिसको हम A कहते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 2। अगर सारवंतर कहे, D, तो वो आएगा अपने पास A2 माइनस A1। A2 कितना है अपने पास 7 माइनस A1 कितना है 2, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। मतलब प्रथम पद 2 आया, सारवंतर 5 आया। यहां से हमें इसका 10वां पद लिखना है, 10वां पद मतलब A10, 10वां पद मतलब A10। तो 10वां पद निकालें तो उसको हम क्या लिखेंगे A प्लस 9D। हमने कहा था जो पद निकालना है उससे एक कम करके D लिख दो और पीछे प्लस में क्या लिखना है A। 10वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस 9D। A का मान पता है, D का मान पता है, तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A की जगह कितना लिख देना है 2 प्लस 9 गुणा D की जगह कितना लिखना है 5। तो ये हो गया 2, 9 गुणा 5 45। तो 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो ये अपने कौन सा पद आ गया 10वां पद। 10वां पद अपने पास कितना आएगा 47। सिंपल सवाल है, समांतर श्रेणी दी गई थी, ए का मान वहां से पता कर लिया, डी का मान पता कर लिया। अब 10वां पद निकालना है मतलब A प्लस 9D। तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करनी है और उसको कैलकुलेट कर देना है। तो अपने पास 10वां पद कितना आया
47, बिल्कुल सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। कहा गया है कि एपी है अपने पास 21, 18, 15। कहा है कि इसका कौन सा पद -81 है, मतलब ये श्रेणी आगे की ओर जा रही है और इसके अंदर एक पद आ रहा है -81। एक एपी है 21, 18, 15, आगे जाकर उसके अंदर एक पद आ रहा है -81। इसके अंदर पूछा कि कौन सा पद है, ये नहीं पूछा कि 81 आता है कि नहीं आता। उन्होंने कहा 81 आता है माइनस का, लेकिन कौन से नंबर पर आता है वो हमें बताना है। तो पहले नंबर पर तो 21 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 15 आ गया। अब आगे जाकर कहीं ना कहीं तो माइनस का 81 आएगा। अब वो कौन से नंबर पर आ रहा है, वो कौन से नंबर पर आ रहा है वो हमें नहीं पता। तो हम कहते हैं कि वो nवें नंबर पर आ रहा है। जैसे हम बीज गणित के अंदर जो सवाल सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, कोई चीज़ है उसको हम x मानते थे, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं। कि कौन सा पद है वो, हमने कहा कि nवां पद है। हमें पता नहीं है, n का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू जो आएगी वो वापस पुट कर देनी है। तो फिलहाल हमें उस पद के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन से नंबर पर है। तो हमने कहा कि वो nवें नंबर पर है। तो जो पहला पद होता है उसको a1 बोलते हैं, दूसरा होता है उसको a2 बोलते हैं, तीसरा होता है उसको a3 बोलते हैं, 10वां होता है उसे a10 बोलते हैं। तो जो nवें नंबर पर होगा उसको क्या बोलेंगे, an। क्या बोलेंगे, an। nवां पद मतलब an, यानी an कितना है, माइनस का 81। यहाँ से a की वैल्यू लिख सकते हैं, d की वैल्यू लिख सकते हैं और an की वैल्यू लिख सकते हैं। हमने कहा था a, d, n और an, चारों में से 3 पता है तो चौथे को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू पता है 21, d की वैल्यू 18 में से 21 घटा देंगे माइनस का 3 आ जाएगा, और 81 माइनस का, ये किसका मान है, an का, क्योंकि कौन से नंबर पर है हमें पता नहीं है। हमने कहा ये nवां पद है और nवें पद को क्या बोलते हैं, an। तो an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। अब कौन सा पद है ये हमें निकालना है, मतलब n का मान हमें निकालना है। 3 मान पता है, चौथा आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें, ये अपने पास AP है, a की वैल्यू लिखें तो कितना आ जाएगा 21। अगर d की वैल्यू लिखनी है मतलब a2 माइनस a1, a2 कितना है 18, के अंदर से क्या घटाना है 21। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान आ जाएगा, 21 में से 18 जाएगा तो 3। a बराबर 21 आया, d बराबर माइनस का 3 आया। और ये कौन से नंबर पर है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये माना कि nवां पद है। कौन सा पद है, nवां। तो यहाँ से हम an बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 81। फॉर्मूला पता है हमें, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, an की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 81, a की जगह कितना आ जाएगा 21, प्लस n के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस का 3, तो लिख दिया माइनस का 3। अब इसको कैलकुलेट करना है तो पहले क्या करें कि जो 21 वाला जो मान है उसको बराबर के पहले उधर भेज देते हैं, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा तो इधर प्लस का है, उधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया अपने पास माइनस का 81, और प्लस का 21 है, उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो गया। इधर कितना बचा, n माइनस 1 माइनस में 3। इसको बेवजह अंदर गुणा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है इनका, तो बराबर के उधर जाएगा तो वैसे ही भाग में चला जाएगा। हमें तो केवल n के मान से मतलब है, तो बेवजह अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको इधर ही रखना है। -81 और -21 दोनों माइनस वाले मान है, तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 102, n माइनस 1 माइनस का 3। ये माइनस का 3 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये माइनस का 102 और बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का 3। इधर क्या बचेगा, n माइनस 1। देखना माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटा, 3 तिया 9, 1 बचा, 1 और 2 12, ये कितना आया 34। मतलब 102 के अंदर 3 का भाग दिया तो कितना आया अपने पास 34, यानी n माइनस 1 बराबर 34। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा 34 प्लस 1 बराबर n।
तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा 35। n बराबर कितना आ जाएगा 35। मतलब जो -81 है वो कौन सा पद है 35वां पद है। कौन सा पद 35वां। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 35वां पद -81 है। अब आगे बोला है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। ये बोला गया है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। मतलब एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस एपी के अंदर जीरो भी आ रहा है। इस एपी के अंदर जीरो भी आ रहा है। अब कौन से नंबर पर आ रहा है वो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए भी हम कहते हैं कि वो कौन से नंबर पर आ रहा है nवे पर। कौन से पर nवे पर। मतलब an बराबर अब की बार कितना लिख देंगे 0। यहाँ से अगला सवाल स्टार्ट हो गया है। पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसी समांतर श्रेणी के लिए अगला सवाल है अपने पास कि क्या इसके अंदर कोई पद ऐसा है जो शून्य है। मतलब अब की बार बोला है क्या an का कोई मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर an बराबर -81 था, तो क्या यहाँ पर कहीं पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखना जब भी हम n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू वो पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब जो पद है वो पूरा आना चाहिए। मतलब 5वां पद हो सकता है, 7वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, 13वां हो सकता है, 40वां हो सकता है, 68वां हो सकता है, 100वां हो सकता है, 1000वां हो सकता है। कभी ये बोला है कि 7.5वां पद, कि 4.5वां पद, 20.5वां पद, 50.5वां पद ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पद है वो पूर्णांक के रूप में रहता है। जो पद है वो कैसा होता है पूर्णांक के रूप में। और पूर्णांक भी कैसा धनात्मक पूर्णांक। मतलब n की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगी और इंटीजर होगा, मतलब पूर्णांक होगा। मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए और प्लस में होनी चाहिए, तभी वो सही है। अगर n का मान पॉइंट के अंदर आ रहा है, बटा में आ रहा है, तब वो गलत है। माइनस के अंदर आ रहा है तो भी गलत है। हमें n का मान पूरा चाहिए और प्लस में चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल है अपने पास कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। चेक कर लेते हैं कि माना कि an बराबर क्या है 0, कि nवें नंबर पर क्या आ रहा है अपने 0 आ रहा है। तो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस n-1d। पूरी एक्सरसाइज के अंदर अपने केवल यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। an की जगह अब की बार कितना आ जाएगा 0, a की जगह कितना आ जाएगा 21 प्लस n-1, d की जगह माइनस का 3। प्लस का 21 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर n-1 माइनस का 3। माइनस का 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो -21 बटे माइनस का 3 n-1। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा 7 बार। अब n-1 बराबर कितना आया है, हाँ n-1 बराबर कितना आया है 7। तो -1 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तब अपने पास n बराबर कितना आएगा 7 प्लस 1, n बराबर 8। यानी जो 8वां पद है, जो 8वां पद है तो क्या है 0, क्योंकि n का मान है वो 8 आ रहा है। अगर n का मान माइनस में होता तब 0 नहीं होता। अगर n का मान है बटा में आता तब भी हम कहते कि जेपी के अंदर 0 नहीं है। लेकिन n का मान पॉजिटिव इंटीजर नंबर आया है, मतलब 8 आया है, मतलब 8वें नंबर पर क्या आएगा अपने पास 0। आप चेक कर सकते हैं 21, फिर 3 कम हो रहे हैं 18, 15, फिर क्या आ जाएगा 12, फिर आएगा 9, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 0। मतलब अपने पास 8वें नंबर पर क्या आ रहा है 0। 21, 18, 15, 12, 9, उसके बाद में 6, 3, 0। कितने नंबर पे आया 8वें नंबर पे। तो यही तो प्राप्त हुआ यहाँ पर कि जो 8वां पद है वो अपने क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखना अब की बार कहा है कि एपी बनानी है। हमें क्या करना है एपी निर्धारित करनी है, मतलब एपी बनानी है। कब? जब उसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया हुआ है 5। A3 कितना दिया है 5 और साथ में दिया हुआ है कि A7 बराबर कितना है 9।
A7 बराबर कितना है 9, A3 बराबर 5 है और A7 बराबर 9 है। A3 अब तीसरा पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, A लिखते हैं फिर प्लस का निशान लगाते हैं और जो पद निकालना है उससे एक कम करके क्या लिखना है D, मतलब A3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं A + 2D बराबर 5। यह हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। अब A7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं A + 6D बराबर में कितना आ जाएगा 9, समीकरण 2। अब ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। पापा हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि पढ़ी थी और ग्राफीय विधि पढ़ी थी। तो वहां पर आप तीनों विधियों के अंदर से कोई भी विधि काम में ले सकते हैं। हमने कहा था जो सबसे सरल विधि पड़ती है वो अपने लिए होती है विलोपन विधि, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि ही काम में लेंगे। देखना दो समीकरण है, A + 2D बराबर 5 लिखा हुआ है, A + 6D बराबर 9 लिखा हुआ है। जब भी हम विलोपन विधि से सवाल हल करते थे तो हम क्या करते थे कि पहले हम ऐसा प्रयास करते थे कि कोई एक चर है वो बराबर आ जाए। यहाँ पर देखना इधर भी A है इधर भी A है, मतलब बराबर करने की तो कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर दिया हुआ है। फिर क्या करते थे, अगर बराबर है तो एक समीकरण के अंदर से दूसरा समीकरण घटा देते थे। तो चाहे एक के अंदर से दो घटाओ या फिर दो के अंदर से एक घटाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 है उसके अंदर से क्या कर रहे हैं 1 घटा रहे हैं। समीकरण 2 है अपने पास A + 6D बराबर 9, समीकरण 1 क्या है A + 2D बराबर 5। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह हमें बदलने पड़ेंगे। घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण होता है जिसको हम घटा रहे हैं उसके चिन्ह क्या कर देते हैं बदल देते हैं। अगर प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस के अंदर और माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस के अंदर। सारे प्लस के अंदर थे तो सारे किसके अंदर चेंज हो गए माइनस के। ये A+ का A- का कट गया। 6D के अंदर से 2D घटाने हैं, कितना बच जाएगा 4D। 9 में से 5 घटाने हैं, कितना आ जाएगा 4। तो 4D बराबर 4 आया है तो D बराबर कितना आ जाएगा 4/4। D की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1, मतलब सार अंतर कितना आया 1 आया है। अब D का मान आप चाहे तो समीकरण 1 के अंदर रखें या फिर समीकरण 2 के अंदर, वहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि D का मान जैसे यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास केवल A ही तो बचेगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो D का मान है वो हम समीकरण 1 में रखते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान किसके अंदर रखना है समीकरण 1 के अंदर। तो A + 2 गुणा 1 बराबर कितना आ गया 5। तो A + 2 बराबर 5। ये प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 - 2। A बराबर कितना आ गया 3। देखना A बराबर 3 आया है, D बराबर 1 आया है। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू भी पता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए हमें केवल A चाहिए होता है और D चाहिए होता है, उसके आधार पर हम समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम AP लिखते हैं। AP होती है अपने पास A, फिर A + D, A + 2D, A + 3D और ऐसे ही आगे की ओर चलती रहती है। तो A की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 लिख दी। A + D मतलब 3 + 1, फिर A + 2D 3 + 2 गुणा 1, A + 3D 3 + 3 गुणा 1, ऐसे ही मान चलता रहेगा आगे। तो ये आ गया 3, 3 + 1 4, 3 + 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 मतलब 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 गुणा 1 3 और प्लस में 3 6 चलता रहेगा। मतलब अपने पास AP क्या बनी 3 4 5 6। AP क्या है अपने पास 3 4
5 6, इसके आगे वाला पद क्या आ जाएगा 7, फिर 8, फिर 9। इसी प्रकार से श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी। करना क्या है हमें कि हमें जो सवाल में लिखा हुआ है पहले वो देख लेना है कि तीसरा पद 5 बोला है तो तीसरा पद क्या लिख दिया 5, और सातवां पद 9 लिखा था तो लिख दिया सातवां पद 9। अब तीसरे पद को क्या लिखते हैं a+2d, तो लिख दिया a+2d बराबर में कितना है 5। सातवां पद मतलब a+6d और बराबर में कितना आ गया 9। अब क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि यूज कर रहे हैं। यदि यहाँ पर एक चर बराबर है तो किसी का गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो हम क्या कर रहे हैं, दो में से एक घटा रहे हैं तो एक कैंसिल हो गया, केवल डी वाली वैल्यू बची। डी का मान कितना आ गया 1। डी का मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते थे, 2 के अंदर रख सकते थे। हमने इसको 1 के अंदर रखा तो 1 के अंदर रखने पर हमें ए की वैल्यू कितनी मिली 3। ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो इसकी सहायता से आप किसी भी एपी का निर्माण कर सकते हैं। एपी का मानक रूप होता है अपने पास a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d। तो हमें ए और डी की वैल्यू पुट करती थी तो वहाँ पर अपने पास एपी बनी 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जितना लंबा लिखना चाहें उतना लंबा लिख सकते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का सवाल हमें प्रश्नावली के अंदर भी देखने को मिलेगा। अभी हमने जो 3 उदाहरण किए हैं, तीनों उदाहरणों के सेम सवाल हैं वो हमें प्रश्नावली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से करते हैं तो आपको उन सवालों को हल करने के लिए किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से उन सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है? क्यों 301 बोला है? कहा है कि जो श्रेणी है इसके अंदर 301 कहीं पर आ रहा है क्या? इसके अंदर कहीं पर 301 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कौन से नंबर पर आ रहा है वो हमको पता नहीं है। यहाँ पर ए की वैल्यू लिख सकते हैं, डी की वैल्यू लिख सकते हैं और ये ए एन की वैल्यू है। 301 बोला है, अब कौन से नंबर पर हमको पता नहीं तो हम कहते हैं ये कौन से नंबर पर है, एनवें नंबर पर। अगर एन की वैल्यू आती है कोई धनात्मक पूर्णांक तब हम कहेंगे 301 है, अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं आता तब हम कहेंगे कि ये 301 नहीं है। कारण भी पूछा है, कारण भी बता देंगे। यहाँ से एपी लिखते हैं, सूची है अपने पास पाँच 11 17 23। यहां से अगर हम ए की वैल्यू लिखें तो कितना आ जाएगा 5। डी की वैल्यू लिखना चाहे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 11, उसके अंदर से A1 की वैल्यू मतलब 5। 11 माइनस 5 6। ए की वैल्यू 5 आ गई, डी की वैल्यू 6 आ गई। कहा है कि क्या इसका कोई पद 301 है कि नहीं है? तो हमने कहा कि माना एनवा पद 301 है। हमने इसको एनवा पद 301 एज्यूम किया है। इसको क्या किया है, एज्यूम किया है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि समांतर श्रेणी के अंदर है। अगर ये होता तो इसको हम यहाँ पर एपी के अंदर शामिल करते हैं। यहाँ पर एपी में हमने कहीं पर 301 नहीं लिखा है और नहीं ही यहाँ पर कई सवाल में लिखा हुआ है कि एपी के अंदर 301 है। इसके बाद में पूछा है कि एपी तो यहाँ पर आगे की ओर चल रही है और फिर कहा है कि क्या इसका कोई पद 301 है, क्योंकि अगर यहाँ पर 301 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये इस एपी के अंदर मौजूद है। हमें पूछा गया है कि 301 आता है कि नहीं आता, इसलिए हमने माना है कि एनवा पद है वो 301 है। एनवे पद को हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो ए एन बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 301। ये हमने एज्यूम किया है कि माना ए एन बराबर कितना है 301। तो ए एन वाला फॉर्मूला लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखना ए एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, केवल एन कैलकुलेट करना है। तो ए एन की जगह कितना आ जाएगा अपने पास 301 बराबर ए की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1। डी की जगह कितना लिखना है 6, प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 301 माइनस 5 बराबर में कितना बचेगा एन माइनस 1 और गुणा में 6। 301 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 296 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 6। ये गुणा में 6 है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो 296 बटे में 6 और ये आएगा एन माइनस 1। 6 का भाग दें तो अपने पास कितना आएगा
6 गुणा 4 24, 5 बचा, 6 गुणा 9 54, पॉइंट लगा 2 आ जाएगा, 6 तिया 18, तो 49.33। ये चलता रहेगा ऐसे ही, और बराबर में कितना है n-1। अब माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 49.33 प्लस 1 बराबर n। तो ये कितना आया 50.33 बराबर n। क्या n का मान कोई पूर्णांक आ रहा है? n का मान अपने पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक होता तब हम कहते हैं कि जो 301 है वो इस समांतर श्रेणी के अंदर मौजूद है, लेकिन n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है, दशमलव के अंदर आ रहा है। आप चाहे तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 301 है वो AP के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इस AP में मौजूद नहीं है। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आ जाता, अगर n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक होता, तब हम कहते कि 301 है वो इस AP में मौजूद है, लेकिन n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा था, तब हमने कहा कि ये वाला जो पद है वो इस AP के अंदर मौजूद नहीं है। अब चाहे तो 296 के अंदर 6 का भाग देकर लिख सकते हैं, कितना आएगा 49.33, और उसके अंदर अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50.33। क्या ये अपने कोई धनात्मक पूर्णांक है? ये तो दशमलव वाली संख्या है, या फिर बटा वाली संख्या बोल सकते हैं। तो जो बटा वाली और दशमलव वाली संख्या होती है या फिर ऋणात्मक संख्या होती है वो n की वैल्यू नहीं हो सकती। n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव नंबर और इंटीजर होना चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो n का अस्तित्व है। अगर n का मान ऋणात्मक आता है या फिर भिन्न या दशमलव में आता है, तब हम कहते हैं कि उस n का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर इस n का अपने अस्तित्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली संख्या बोला है जो 3 से विभाज्य है। पहले हम 2 अंकों वाली संख्या लिखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से 9 तक तो क्या होती है? 1 अंक वाली रहती है। जैसे ही 10 आता है तो अंक कितने हो जाते हैं? 2। अब ये चलती जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10 के बाद में 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। फिर 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। जैसे ही 100 बोला मतलब 2 अंकों की जगह कितने आ गए? 3 अंक, 1 0 0, 3 अंक हो गए। हमें 2 अंकों वाली बोला है, मतलब 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 99। ये होगी। 10 से स्टार्ट करना है और कहाँ पर खत्म करना है? 99 पर। ये तो वो संख्या हुई है जो 2 अंकों वाली है। हमें AP के अंदर बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 से विभाज्य है, मतलब हमें 3 से विभाज्य संख्या लिखनी है। ये तो 2 अंकों वाली संख्या है, और ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है वो लिखनी है। अब 3 से विभाज्य क्या 10 के अंदर 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये तो अपने काम की नहीं है। 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, ये भी मतलब काम की नहीं है। 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब सबसे छोटी वो संख्या 2 अंकों वाली जिसके अंदर 3 का भाग जाता है वो अपने होती है 12। उसके बाद में 13 के अंदर भाग नहीं जाता, 14 भाग नहीं जाता, अगली क्या आती है? 15। फिर 16 के अंदर नहीं जाता, 17 के अंदर नहीं जाता, 18 के अंदर जाता है। और ऐसे ही आगे जाकर सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आ जाएगी? 99। 99 के अंदर 3 का भाग जाता है, 99 को भी शामिल करना है। तो ये वो 2 अंकों वाली संख्या होगी जिसके अंदर 3 का भाग जाता है, तो ये अपने बनेगी AP। तो यहाँ से हम लिखेंगे AP क्या बन जाएगी अपने पास? 2 अंकों वाली लिखनी है। सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या जिसके अंदर 3 का भाग जाता है वो क्या होती है? 12, फिर 15, फिर 18, और ऐसे ही ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी, और लास्ट में जाकर 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या
99 और उसके अंदर भी 3 का भाग जाता है तो उसको भी लिखना है। AP बन गई अपने पास। यहां से अगर A की वैल्यू लिखें तो कितनी आ जाएगी 12, D का मान लिखें A2 माइनस A1, A2 कितना है 15, A1 कितना है 12, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो D बराबर कितना आ गया 3। और ये लास्ट वाली संख्या है, मतलब L की वैल्यू है और L को ही हम क्या बोलते हैं AN, यानी AN का मान कितना है अपने पास 99। मतलब AN का मान पता है, D का मान पता है, A का मान पता है, N कैलकुलेट करना है कर सकते हैं। AN वाला फॉर्मूला जानते हैं हम, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये फॉर्मूला हमें पता है। A की जगह कितना लिख देंगे, AN की जगह 99, A की जगह अपने आ जाएगा 12 प्लस N माइनस 1, क्योंकि N की वैल्यू हमें पता नहीं है। D की वैल्यू कितनी लिखनी है 3, प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 99 माइनस 12 N माइनस 1 गुणा में 3। 99 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 87 N माइनस 1, और ये गुणा में 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 87/3 बराबर N माइनस 1। 87 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 29 बराबर N माइनस 1। ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 29 प्लस 1 बराबर N, 29 और 1 कितना हो जाएगा 30, तो 30 बराबर N, N बराबर कितना आ गया 30। यानी 2 अंकों वाली 30 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। तो यहां पर लिख देंगे 2 अंकों वाली 30 संख्याएं तीन से विभाज्य है। इस प्रकार के जो सवाल है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के सवालों को हमें अच्छे से समझना है और किस प्रकार से हल करते हैं वो ध्यान रखना है। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें ये देख लेना है कि कितने अंकों का बोला है, 2 अंकों का बोला है, 3 अंकों का बोला है, 4 अंकों का बोला है, वो देखना है। तो पहले तो वो संख्या लिखनी है जितने अंकों का पूछा गया है। उसके बाद में विभाज्य पूछा जाएगा तो 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, तो उनसे विभाजित होने वाली संख्याओं की एपी बनानी है। ऐसा नहीं कि केवल 2 अंकों या 3 अंकों के बारे में कहा है तो उसकी एपी बना दे। जैसे इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 से स्टार्ट कर दे, 10, 11, 12 लास्ट में जाकर 99 कर दे, तो वो तो अपने पास 2 अंकों वाली संख्याएं आएगी। हमें संख्याएं वो लिखनी है जो 3 से विभाज्य है, उसके अंदर से वो संख्या लिखनी है जिसके अंदर 3 का भाग जाता है। आपको हो सकता है इसके अंदर आपको 5 से विभाज्य भी पूछे, 7 से विभाज्य भी पूछे, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। 2 से विभाज्य भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के सवाल आपको प्रश्नावली 5.2 के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास कि एपी है 10, 7, 4 माइनस 62। इसका अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात करना है। देखना, अब की बार हमें जो पद कैलकुलेट करना है वो आगे से नहीं करना है। कहाँ से कैलकुलेट करना है? पीछे से। मतलब गणना कहाँ से करनी है? पीछे से। जब भी हमें पीछे से पद पूछे तो उन सवालों को हल करने के अपने पास दोनों तरीके हैं और दोनों तरीकों की आज हम चर्चा करेंगे। देखना, पहला तरीका जो कि बहुत सिंपल है, उसके अंदर क्या करना है कि एपी को हमें एज इट इज लिख देना है। एपी है अपने पास 10, 7, 4 और जो अंतिम पद है वो है अपने पास माइनस का 62। यहाँ से ए की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं? 10। डी की वैल्यू 7 माइनस 10 कितनी आ जाएगी अपने पास? माइनस की 3। और जो ए एन है, जो अंतिम पद है वो कितना है? माइनस का 62। कितना है? माइनस का 62। हम क्या करते हैं कि इस एपी को ही पलट देते हैं एक बार के लिए। एपी को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। मतलब इसका जो प्रथम पद है उसको अंतिम वाला बना देते हैं और जो अंतिम वाला है उसको प्रथम बना देते हैं। देखना, 10 से कम हुआ 7, 7 से कम हुआ 4 और ऐसे ही संख्या क्या हो रही है? कम होती जा रही है। मतलब मान के अंदर क्या हो रही है? कमी। अगर हम कहें 7 तो वो 4 की तुलना में क्या है? 3 बड़ा है।
हम बात करें 10 की तो वो 7 की तुलना में कितना बड़ा है, 3। तो 62 के आगे जो संख्या होगी वो -62 से तो बड़ी ही होगी, -62 से कैसी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या थी छोटी होती जा रही है, मतलब -62 है वो छोटी संख्या है। इसके आगे वाला जो पद था वो -62 से बड़ा था, तो इससे बड़ा वाला पद होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, -62 से अगर बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, -62 से अगर बड़ा है और कितना बड़ा रखना है, 3, तो -62 से अगर 3 बड़ा कहें तो कितना आएगा, -59, कितना आएगा, -59। उससे बड़ा कहे तो -56, उससे आगे वाला कहे तो -53। यही तो होगी अपने पास वैल्यू। अगर इस संख्याओं को हम ऐसे लिखते जाए और लास्ट में -62 आ रहा है, अगर मैं -62 से पहले वाली संख्या लिखना चाहूं तो वो कितनी होगी, देखना 10 के बाद में 7 आ रहा है, मतलब 7 की तुलना में 10 क्या है, बड़ा है, और कितना बड़ा है, 3। वैसे ही 4 की तुलना में 7 कितना बड़ा है, 3। तो 62 के पहले जो संख्या होगी वो भी तो इससे 3 बड़ी होगी, तो -62 से 3 बड़ी कितनी हो जाएगी, -59। उससे बड़ी -56, उससे बड़ी -53। वैसे लिखेंगे। तो इस श्रेणी को हम उल्टा कर रहे हैं, एपी को पलटने पर, एपी को हम क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। इस समांतर श्रेणी को हम पलट रहे हैं। इसका जो अंतिम पद है उसको प्रथम पद बना रहे हैं, प्रथम पद को अंतिम पद बना रहे हैं। तो -62 इसका अंतिम पद था, क्या हो जाएगा, प्रथम पद। फिर इसके आगे यहाँ पर पद क्या होगा, हमने कहा था कि यहाँ पर 3 कम हो रहा है, मतलब ये वाला पद है वो -62 से 3 बड़ा था, तो -62 से 3 बड़ा मतलब -59। उसके आगे कितना होगा, -56, ऐसा ही था। और लास्ट में जाकर कितना हो रहा है, 4, 7 और 10। श्रेणी कहाँ पर जाकर खत्म हो रही है, 10 पर। ये हमने क्या कर दिया है, इस एपी को पलट दिया है। पलटा इसलिए क्योंकि पीछे से कैलकुलेट करना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, पीछे से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम गणना आगे से तो कर सकते हैं। पूछा था प्रथम पद की ओर चलना है पीछे से, और कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां, मतलब इधर से ही चलना था और 11वां पद निकालना था। अब देखना इधर से अब जाने की जरूरत नहीं है, अब इसी को पलट के हमने ऐसा कर दिया है। तो इधर से हम चले तो इधर से जो 11वें नंबर पर आएगा वो पीछे से ही तो 11वां होगा। अब संख्याएं तो वो की वही है, संख्याओं के अंदर तो फर्क नहीं आया, संख्या तो वो की वो रखी है हमने, केवल उनका स्थान बदला है कि पहले वाले को लास्ट बना दिया, लास्ट वाले को पहला बना दिया। अब देखना, अब इधर से चले या फिर इधर से इधर जाए, बात तो एक ही है। यहाँ से भी चलते तो -62 आता, फिर कितना आता, -59, फिर -56, फिर -53, फिर -50, ऐसे ही तो रहता। वही तो कर रहे हैं, -62, फिर -59, फिर -56, फिर ऐसे ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर गिनते तो पीछे से 11वां लिखना था, अब पीछे से 11वां लिखना हमें कठिन लगता है, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। अब यहाँ से तो हम 11वां पद लिख सकते हैं कि इस श्रेणी का अगर हम 11वां पद लिखे तो वो पीछे से ही तो 11वां होगा। ये हमने पीछे से ही तो श्रेणी लिखी है, जब हमने श्रेणी पीछे से लिखी है तो इस श्रेणी का यहाँ से अगर हम 11वां पद निकालेंगे तो पीछे से तो 11वां होगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम 11वां पद निकाल देते हैं। यहाँ से अगर ए की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, -62। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -62, और डी की वैल्यू -59। उसके अंदर से क्या करना है, -62 घटा देना है, -59 माइनस माइनस प्लस 62, डी बराबर कितना आ जाएगा, 3। देखना जो डी की वैल्यू यहाँ पर थी उसकी उल्टी वैल्यू यहाँ पर होगी। जो पहले सीधी श्रेणी लिखी हुई थी उसके अंदर जो डी का मान होता है, मान तो वो का वो रहता है, लेकिन जैसे ही हम उस श्रेणी को उल्टा कर देते हैं तो डी का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर डी माइनस में था, यहाँ पर डी किस में चला जाएगा, प्लस में। प्रथम पद है वो अंतिम वाला पद हो जाता है और अंतिम वाला पद प्रथम पद हो जाता है। इतना फर्क आता है, बाकी कुछ भी नहीं। जब भी हम किसी समांतर श्रेणी को पलटते हैं तो ए का मान है वो ए एन का मान हो जाता है, ए एन का मान है वो ए का मान हो जाता है, डी का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अगर सीधी श्रेणी के अंदर डी माइनस में है तो उल्टी के अंदर प्लस के अंदर हो जाएगा, और सीधी के अंदर प्लस में है तो उल्टी के अंदर माइनस में हो जाएगा। ये फर्क आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ए की वैल्यू कितनी है, -62। अब इसका हमें 11वां पद निकालना है, मतलब A11, A + 10D। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, -62 + 10 गुणा
डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो ये हो गया माइनस का 62 प्लस 10 गुणा 3 30। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस का निशान, और 62 में से 30 गया तो 32। मतलब पीछे से 11वां कहे या इस श्रेणी का आगे से 11वां कहे, कितना आएगा माइनस का 32। समझ में आया? सिंपल सवाल है, केवल थोड़ी बहुत समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी कैसी कि श्रेणी को हमें पलटना है, जैसे ही पलटेंगे तो लास्ट वाला पद है वो प्रथम पद हो जाएगा और प्रथम पद लास्ट वाला पद हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। डी की जो मान है उसका चिन्ह बदलना है, अगर यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर किस में आ जाएगा प्लस में। यहाँ पर -62 था तो हमें थोड़ा अनुमान लगाना है, थोड़ा अपने से भी सोचना है कि 10 से 7 हुआ, 7 से 4 हुआ, मतलब पद है वो छोटे होते जा रहे हैं। तो -62 है वो छोटा है, इसके आगे वाला पद है वो इससे बड़ा होगा, और कितना कितना कम हो रहा है 3 3, तो ये वाला पद है वो इससे 3 बड़ा होगा, तो इससे बड़ा हमने लिखा माइनस का 59, उसके आगे वाला लिखा हमने माइनस का 56, ताकि यहाँ से हम इसको श्रेणी के रूप में लिख सके। तो लास्ट में जाकर कितना आ रहा है 10। ए की वैल्यू है वो ए एन की वैल्यू हो जाएगी, ए एन की वैल्यू है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, डी का चिन्ह है वो बदल जाएगा। पीछे से निकालना था उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे श्रेणी बदल देते हैं तब वो आगे से ही आपको 11वां पद निकालना है। तो आगे से 11वां निकाला, कितना आया माइनस का 32। अब इस एपी के लिए ये पीछे से 11वां है और इस एपी के लिए ये आगे से 11वां है, ये ध्यान रखना है। हमें तो इस श्रेणी के लिए पूछा था, तो इसके लिए ये पीछे से ही 11वां पद है। समझ में आया? कितना आया माइनस का 32। अब ये तो हुआ मेथड फर्स्ट। अब दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर अपने पास एपी ये दी हुई है, एपी क्या लिखी हुई है अपने पास 10 7 4 और लास्ट में जाकर कितना है माइनस का 62। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू लिखे तो कितना आ जाएगा 10, और डी की वैल्यू लिखे तो -3, और जो ए एन है वो कितना है माइनस का 62। तो इस मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले तो ये पता करेंगे कि श्रेणी के अंदर टोटल पद कितने हैं, कि -62 है वो कौन से नंबर पर है, तभी तो पीछे से गिनेंगे। अब डायरेक्ट थोड़ी गिनने चले जाएंगे, अब ऐसा थोड़ी करेंगे कि -62 फिर ऐसे उंगली से थोड़ी गिनेंगे कि -62 -59 -56 -53 -50 -47 -44, इस प्रकार से नहीं गिनना है। हमें क्या करना है कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिक वे में, ऐसे उंगली पर कैलकुलेशन नहीं करनी है। तब हम क्या कहेंगे कि ए की वैल्यू लिख देंगे समांतर श्रेणी से, डी की वैल्यू लिख देंगे और ए एन की वैल्यू लिख देंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि ए एन जो -62 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एन का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो एन का मान निकालने के लिए अपने पास 3 चीज़ें दी हुई है, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एन वाला फॉर्मूला जानते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह कितना रख सकते हैं -62, ए की जगह 10 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह माइनस का 3। अब 10 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, -62 -10 एन माइनस 1 माइनस में 3, -62 और -10 ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 72 बराबर एन माइनस 1 माइनस का 3। -3 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, तो -72 बटे माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा 24 बार, तो ये आया एन माइनस 1। -1 उधर जाएगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा 25। मतलब 25वें नंबर पर कितना आ रहा है -62। 25वें नंबर पर कौन सा आ रहा है -62। अब देखना, जब भी पीछे से कैलकुलेट करते हैं, जब भी पीछे से कैलकुलेट करते हैं तो पीछे से जो 11वां पद होगा वो कैसे निकलेगा, जो टोटल नंबर है, जितने टोटल पद हैं उसके अंदर से पीछे से जो पद निकालना है उसके अंदर से एक कम करके घटाते हैं, उससे एक कम करके क्या करना है घटाना है। यानी अंतिम पद से 11वां पद, प्रथम पद से
प्रथम पद से। अब 25 के अंदर से 11 से 1 कम करके घटाना है। तो 25 के अंदर से 11 माइनस 1 मतलब 10। तो 25 के अंदर से अगर हम 10 घटाए तो कितना आएगा 15। तो जो प्रथम पद से 15वां पद होगा वही अंतिम पद से 11वां पद होगा। स्टार्टिंग से 15वां निकाले तो वही अपने आगे से क्या पीछे से क्या हो जाएगा 11वां। हमें पीछे से 11वां बोला था तो पीछे से हम 11वां नहीं निकालेंगे, हम आगे से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आगे से कौन सा पद निकालना पड़ेगा हमें 15वां पद। क्यों? क्योंकि देखना n का मान 25 है, n का मान कितना है 25 है। तो पीछे से अगर गिनते हैं तो ऐसा नहीं कि 25 माइनस 11 करके 14वां पद निकाल दें, वो नहीं होगा। क्योंकि जो 15वां पद है वो भी तो कैलकुलेट करेंगे साथ में, हम उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो n की वैल्यू है उसके अंदर से पीछे से जो वैल्यू पूछी है उसके अंदर से 1 कम करके घटाना है। तो n का मान हमने जो निकाला है कैलकुलेट करके उसके अंदर से किसको घटाना है, पीछे से जो पूछा है उसके अंदर से 1 कम करना है और फिर घटाना है। तो पीछे से 11वां पूछा है तो 11 में से 1 कम करना है तो कितना हुआ 10। तो n के अंदर से 10 घटाना है। तो n का मान 25 है उसके अंदर से 10 घटाएंगे तो 25 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 15वां। मतलब अंतिम पद से 11वां पद है तो प्रथम पद से वो कौन सा होगा 15वां पद होगा। ध्यान रखना अगर इसी की जगह पूछा होता कि पीछे से 16वां पद कौन सा है तब हम क्या करते हैं, 16वां पूछा होता तो 16 से 1 कम करते कितना होता 15 और 25 में से कितना घटाते 15। तो क्या बोलते हैं कि जो आगे से 10वां पद है वही पीछे से 16वां पद है। ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 25 के अंदर से 11 घटा के 14वां पद निकाल दे, 11 नहीं घटाना है, 11 से 1 कम करके घटाना है। 11 से 1 कम करके घटाना है तो कितना होगा 25 माइनस 10 कितना आएगा 15वां। तो जो आगे से 15वां है वही पीछे से क्या होगा 11वां। हम पीछे के लिए अपने पास कैलकुलेशन करने का कोई तरीका नहीं है इसलिए हम आगे से ही कैलकुलेट करते हैं। तो आगे से हमें कौन सा पद निकालना है 15वां पद। तो यहाँ से हम लिख देते हैं a15, उसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 14d। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है, a की वैल्यू है अपने पास 10, 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 तो 10, 14 तिया 42, बड़ी संख्या माइनस की। तो यहाँ पर भी अपने पास जो 15वां पद आएगा वो कितना आएगा -32। यहाँ पर भी हमने कितना निकाला था -32। तो हमने दो तरीके यूज किए हैं और दोनों तरीकों से अपने पास जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो वैल्यू एकदम सही है। आप चाहे तो श्रेणी को पलट कर भी वैल्यू निकाल सकते हैं। श्रेणी को पलटोगे तो ए है वो an में चेंज हो जाएगा, an है वो a में चेंज हो जाएगा और d का है जो चिन्ह वो बदल जाएगा, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब पीछे से कैलकुलेट डायरेक्ट करते हैं तब क्या करना है, पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर n के अंदर से पीछे से जो पद पूछा है उससे 1 कम करके घटाना पड़ेगा और वही पद हमें आगे से निकालना पड़ेगा। ये दोनों तरीके आपको अच्छे से समझने हैं और इनकी एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। कहा है कि 1000 रुपए की धनराशि है वो 8% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज है उस पर निवेश की जाती है और कहा है कि प्रत्येक साल के अंत में जो ब्याज है वो हमें बताना है। अब देखना अपने पास साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। ये अपने पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, मूलधन इंटू समय इंटू दर। यहां पर अगर हम प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की बात करें प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज उसकी बात करें तो मूलधन अपने पास कितना होगा 1000 रुपये, समय कितना होगा 1 साल, दर कितनी है 8% और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 80। दूसरे वर्ष की बात करते हैं दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज
वापस मूलधन तो 1000 ही रहेगा, लेकिन अब की बार समय कितना हो जाएगा 2 साल, दर कितनी हो जाएगी 8 ही रहेगी और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 गुणा 2 20, 20 गुणा 8 160। अब तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज देखते हैं। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज वो कितना आ जाएगा अपने पास 1000, समय हो जाएगा आपके पास 3 साल, दर हो जाएगी 8 बटे में कितना आ जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 गुणा 3 गुणा 8 ये हो जाएगा 240। मतलब प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज होगा 80 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 160 रुपये और तीसरे वर्ष के अंत में 240 रुपये। हमने प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना था, 3 वर्ष के तो परिकलित कर दिए। बोला है क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज। ब्याज अपने पास कितना आया 80, फिर 160, फिर 240 और ये ऐसे ही आगे की ओर चलता जा रहा है। यहाँ पर अगर हम D1 निकालें क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 160, उसके अंदर से A1 घटाएं मतलब 80 घटाएं कितना आ गया 80। अब हम D2 निकालेंगे, मतलब A3 माइनस A2, A3 कितना है 240, A2 कितना है 160, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब D1 और D2 आपस में क्या है बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर 80, अतः यह एपी है। मतलब जो ब्याज है वो क्या बना रहा है एपी बना रहा है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हमें 30 वर्षों के अंत में क्या परिकलित करना है ब्याज, तो यहाँ पर देखना अपने पास जो एपी बनी वो क्या बनी 80, 160, 240 ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो प्रथम पद कितना है 80, सारवंतर हम अभी निकाल के आए हैं वो भी कितना है 80 है। कितने वर्षों के अंत में बोला है 30 वर्षों के अंत में, मतलब प्रथम पद ये है प्रथम वर्ष के अंत में, द्वितीय पद ये है दूसरे वर्ष के अंत में, तृतीय पद ये है तीसरे वर्ष के अंत में। तो 30 वर्षों के अंत में बोला है मतलब हमें तीसरा पद निकालना है। तो A30 उसके लिए हम क्या लिखते हैं A प्लस 29 D। तो A की वैल्यू कितनी है अपने पास 80, 29 गुणा D की वैल्यू कितनी है 80, 80 प्लस 9 है 72, तो 7 और 16 7 23 ऐड किया तो कितना आ गया 2400। मतलब जो तीसवा पद है वो अपने पास कितना आया है 2400। तीसवा पद मतलब 30 वर्षों के अंत में ब्याज, तो यहाँ पर लिखोगे 30वें वर्षों के अंत में ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 2400 रुपये। 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज की राशि आएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी 2400 रुपये। तरीका सिंपल है कि प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज बोला था तो पीआरटी के फॉर्मूले के द्वारा हमने ब्याज निकाला, कितना आया 80। दूसरे वर्ष के अंत में बोला है मतलब अब की बात जो समय है वो 2 साल हो जाएगा, तो ब्याज कितना आ गया 160। फिर तीसरे वर्ष के अंत में बोला है तो समय कितना आ जाएगा 3 वर्ष, तो अपने पास ब्याज कितना आ गया 240। 80, 160, 240 ये अपने पास D1 D2 के द्वारा जब हमने चेक किया था पता चला कि एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। जब समांतर श्रेणी बना रहे हैं तो ये एपी के अंदर मौजूद थे, तब हमने यहाँ से इसका तीसरा पद निकाला
तो 30वां पद इसका कितना आया 2400, और यही 30वां पद है इसके 30 वर्षों के अंत में ब्याज है, जो कि हमें सवाल में पूछा गया था। सवाल को थोड़ा एक बार ढंग से समझना है और फिर इसे हल करना है। आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के द्वारा ही एपी का निर्माण होगा, और हमें जो एपी बनानी थी वो ब्याज की बनानी थी, ये बात ध्यान रखनी है। इसका मूलधन से कोई लेना देना नहीं है। जो एपी बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं, साधारण ब्याज की। तो प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज कितना आया 80 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना आया 160, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना आया 240। फिर उसकी एपी बनाई तो एपी अपने बन रही थी, क्योंकि गैप कितना आ रहा था सब जगह 80 का, तो ए का मान भी 80 हो गया, डी का मान भी 80 हो गया। तो वहां से हमने 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना चाहते थे, तो वहां पर हमने 30वां पद निकाल दिया। 30वां पद मतलब a + 29d कितना आया 2400। तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना आएगा अपने पास 2400 रुपए। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास उदाहरण का। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे बराबर ए बराबर A1 कितने हैं 21। फिर दूसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे मतलब A2। दूसरी पंक्ति में कितने हैं अपने पास, माफ कीजिएगा, पहली पंक्ति में 23 है, दूसरी में कितने हैं 21। तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे कितने हैं, A3 कितने हैं 19, और अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं 5। अंतिम पंक्ति है तो उसको AN बोलते हैं। कितने हैं 5। ए की वैल्यू पता है, A2 की पता है, A3 की पता है, AN की पता है। तो यहां से हम लिखें कि प्रथम पद, चाहे तो यहां से AP बना सकते हैं आप पहले। अगर AP बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं AP 23, 21, 19, लास्ट में जाकर 5। यहाँ से अगर A की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी 23, D की वैल्यू 21 माइनस 23 बराबर -2, और AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 5। तो AN वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A + -1D। AN की जगह कितना आ जाएगा 5, A की जगह 23, N - 1, D की जगह कितना आ जाएगा -2। प्लस का 23 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 - 23 बराबर N - 1 और D की वैल्यू -2। तो ये हो गया अपने पास माइनस का 18, N - 1 -2। -2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, तो -18 बटे -2 N - 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटा 9 बार, तो 9 बराबर आया N - 1। तो N बराबर कितना आ जाएगा 9 + 1, N बराबर 10। मतलब क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं 10। N की वैल्यू कितनी आई 10, तो क्यारी में कुल पंक्तियां
क्यारी में कुल कितनी पंक्ति आ जाएगी अपने पास 10। अपने पास क्यारी के अंदर 10 लाइनें मौजूद हैं जिसके अंदर गुलाब के पौधे लगाए गए। तो इसके साथ ही अपने जितने भी एग्जाम्पल थे प्रश्नावली 5.2 से संबंधित वो सारे एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो गए हैं। सारे एग्जाम्पल सिंपल थे, केवल 1-2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी सवाल सारे के सारे सिंपल हैं। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल आरआरबी पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद, टेक केयर।